आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूं। ऑपोजिशन का एक ग्रैंड अलायंस बनाने की बातें तो बहुत हो रही हैं, लेकिन अमली तौर पर ऐसा लग रहा है कि अभी कई रुकावटें बाकी हैं। कुछ शराइत ऐसा लगता है कि मौलाना फजल रहमान साहब की भी हैं। खबरें आती रहती हैं कि असद कैसर साहब को उन्होंने दी हैं, वो असद कैसर साहब इमरान खान साहब के सामने रखेंगे। वो क्या शराइत हैं या ऐसी कंडीशंस जो चाहते हैं मौलाना फजल रहमान के, जिसके नतीजे में पूरे इत्तेहाद का हिस्सा बनेंगे? क्या बाकी जमातों की भी कोई ख्वाहिशात या शराइत या कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मांगे हैं या नहीं हैं? ऑपोजिशन के ग्रैंड अलायंस के हवाले से ऐसा लगता है कि तहरीक इंसाफ कुछ ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता किए हुए है, और यह ऐलान भी वो कर चुकी है कि ये अलायंस बनेगा तो ईद के बाद इसी अलायंस के प्लेटफॉर्म से फिर तहरीक चलाई जाएगी। लेकिन मिफ्ता इस्माइल साहब ने पिछले दिनों कहा कि हम फौरी तौर पर सड़कों पर आने के हक में नहीं हैं। तो दीगर जमातें क्या सोच रही हैं और अलायंस के बनने में रुकावट क्या है, इसी हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ शाहिद खाकान अब्बासी साहब मौजूद हैं, अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह हैं और साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया भाई साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। सर, क्या रुकावट है अलायंस बनने में? अलायंस तो मीडिया बना रही है ना, कभी ग्रैंड अलायंस कह देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं। एक अपोजिशन का इत्तेहाद उन नुकात पर जिन पर इत्तेफाक है जी, उसकी कोशिश है कि सोच एक हो जाए। उसके बाद आगे सब बातें हो सकती हैं। ना ये इस वक्त पॉलिटिकल अलायंस है, ना इस वक्त ये इलेक्टोरल अलायंस है। ठीक है, ये सारी बात है। इलेक्टोरल अलायंस तो डेफिनेटली वो नहीं है, लेकिन ये मुश्तरका जिद्दोजहद का एक प्लेटफॉर्म है ना। आप इसे अलायंस कह लें, आप इसे इत्तेहाद कह लें, पहले सोच के इत्तेफाक होगा ना, क्योंकि तहफ़्फ़ुज़ात हैं जी, जमातों के आपस में भी हैं, तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, इख्तलाफात भी हैं, सोच फ़िक्र में भी फ़र्क है। तो इसलिए हमने ये सोचा कि जो जिन चीज़ों पर इत्तेफाक हो सकता है, यानी आइन की बालादस्ती पर, कानून की हुक्मरानी पर, उस पर हम इकट्ठा हो जाएं, उस बैठें, बात करें, फिर आगे की बात चलेगी। अब आपने कहा तहफ़्फ़ुज़ात या इख्तलाफात हैं, किस नौयत के इख्तलाफात? हर नौयत के हैं। दो बड़ी जमातें हैं, PTI है, वो इक़्तिदार में है KP के अंदर जी। मौलाना फजल रहमान है, वो भी इलेक्ट हुए, उन्होंने उनके खिलाफ इलेक्शन लड़े हैं। जो चीफ मिनिस्टर हैं KP के, वो भी उनके सूबे से, उन्हीं के ज़िले से हैं, उसी हल्के से हैं तकरीबन। तो उनके बयानात भी आप देख लें। तो इसको ज़रा माहौल ऐसा पैदा करना पड़ेगा जिसमें बात हो सके। यहाँ कोई लेने देने की बात नहीं है। तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मेरे भी हैं, कि अगर PTI अपना रवैया नहीं बदलेगी जो उसने 4 साल हुकूमत में रखा है, तो फिर कोई मकसद नहीं है अपोजिशन करने का। फिर तो अपोजिशन ना हुई ना, फिर तो आप इक़्तिदार की जंग लड़ रहे हैं। तो इक़्तिदार आपको मिल गया तो वही काम करने जो माजी में किए। PTI के रवैये में ऐसी क्या खराबी है जिससे आपको तहफ़्फ़ुज़ात हैं? 4 साल की हुकूमत से मुझे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जो कुछ उन्होंने किया है 4 साल में, जिस तरह आइन को उन्होंने पामाल किया, जिस तरह रूल ऑफ लॉ को उन्होंने तोड़ा, जो इखलाकी, जमहूरी, पार्लिमानी कदरें उन्होंने तबाह की, वो तो एक बड़ी दास्तान है। वो तो उनकी खुशकिस्मती है कि उनके बाद जो हुकूमतें आई हैं, जो सो कॉल्ड PDM की, काम उठा दिया, उन्होंने इतना कुछ उससे भी आगे बढ़ गए हैं कि लोग उनको भूल गए। लेकिन आपके ख्याल में भाई साहब PTI के हाँ ये रिग्रेट मौजूद है इस वक्त कि हाँ कुछ चीजें उन्होंने बहुत गलत की थी जो नहीं होनी चाहिए? और नहीं है तो फिर तो मसला हल ना हुआ ना। आप जो बैठे हैं उन्होंने कम से कम ये सोचा है कि हम एक अपोजिशन के इत्तेहाद में शरीक हों। हाँ। तो ये पहला स्टेप है। इसके बाद आगे वो अपना बताएं वो क्या करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी जो बात है कि अगर आपने वाकई मुल्क की बात करनी है तो आज PTI के पास एक हुकूमत है, उसको मिसाली हुकूमत बनाकर दिखाएं। उस हुकूमत का रवैया अवाम के बारे में, मुल्क के बारे में जो हो वो ऐसा हो कि बाकी भी उसको कह सकेंगे जनाब ये, हम भी कह सकेंगे देखें यार कितनी बेहतर हुकूमत चल रही है। आपके पास खबरें या आपकी असेसमेंट क्या है, चाहे वो खबरी की बुनियाद पे हो, कि मौलाना फजल रहमान साहब के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसमें सबसे बड़ा ये अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से ही है? नहीं, शख्सियात के हवाले से नहीं है। जो देखें इख्तलाफात है ना जमातों में, आज के नहीं है, पिछले 15 साल के हैं। हाँ। जब से 13 में इक़्तिदार में वो आए हैं, तो वहाँ भी यही हरकतें PTI की हुकूमतों ने की हैं कि दोस्त उन्होंने बनाया कोई नहीं। जो रवैया उनका मौलाना साहब के बारे में ज़ाती तौर पे रहा, पार्लियामेंट के अंदर रहा, ये चीज़ें बड़ी, इनको ज़रा थोड़ा ब्रिज करना पड़ता है, इनको ज़रा मुफाहमत करनी पड़ती है, वरना बात चलती नहीं है। ऑफिशियली ये सारी बातें आपने PTI के साथ की हैं? नहीं, हमने नहीं की, लेकिन ये एक फैसला हुआ था कि मौलाना साहब ने कामरान मुर्तज़ा साहब को अपॉइंट किया था, PTI ने असद कैसर साहब को, और वो बैठ कर इन चीज़ों को दूर करेंगे।
उनकी शायद एक मीटिंग होनी थी 8 तारीख को, हुई या नहीं मुझे इल्म नहीं है, लेकिन ये बैठ कर ही मामला हल होंगे। सही है। भाई साहब, आप कह रहे हैं कि आपके अपने तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। अच्छा, मेरे तहफ़्फ़ुज़ात जमहूरियत के हवाले से हैं, पार्लिमानी कदरों के हवाले से हैं, आइन के हवाले से हैं, रूल ऑफ लॉ के हवाले से हैं, एक जमहूरी रवैये के हवाले से हैं। आपने अभी एक इसी तरह के चलें वो प्लेटफॉर्म अभी बना नहीं है, लेकिन आपने एक ऑपोजिशन की जमातों को मिलाकर एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करके 2 रोज़ का एक इवेंट किया भी है। उससे क्या समरात आप हासिल कर पाए? देखिए, वो यही मकसद था कि अचकज़ई साहब और मैंने, अचकज़ई साहब उससे पहले से कोशिश कर रहे थे, तो हमने कहा कि हम बैठते हैं, इस एक नुक्ते पर रखा था कि आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी। तो हम कहते हैं इस पर बैठते हैं, कम से कम इसको तो कमिटमेंट करें ना सारे कि हम इस मामले में साथ हैं। तो बहरहाल वो एक अच्छा इवेंट हो गया, बहुत से सिविल सोसाइटी भी आई, लॉयर्स भी आए, मीडिया भी आया और तकरीबन बहुत ही सियासी जमातें भी आईं, उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया। यही एक स्टेप होता है, पहला स्टेप यही होता है। अब जो तहरीक इंसाफ तवक्कुआत लगाई बैठी है भाई साहब के एक अलायंस बनेगा, वो ग्रैंड अलायंस आप कह रहे हैं ना, मीडिया बना रहा है, वैसे पीटीआई खुद भी इसको ग्रैंड अलायंस के नाम दे रही है। वो कहते हैं कि जी एक अलायंस बनेगा और उस अलायंस के प्लेटफॉर्म से ईद के बाद एक तहरीक चलेगी। आपके ख्याल में ये बहुत दूर है अभी? पहले अलायंस होने देना, फिर तहरीक तो बाद। क्योंकि शेख वकास साहब से मैं तो कुछ दिन पहले बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि जी पूरा महीना पड़ा है अभी इसमें और महीने के अंदर ये हो जाएगा। देखिए, पीटीआई का ये एक मसला है कि वहाँ पर ये समझ नहीं आती कि कौन जमात को रिप्रेजेंट कर रहा है। हर शख्स अपनी बात करता है, ये वो जमात का एक यूनिफाइड स्टांस नहीं होता। ये भी इनको देखें ना, ये वो चीज़ें हैं जिनको दूर करना पड़ेगा कि जब एक शख्स बात कर दे, एक बड़ा लीडर है उस जमात का, वो बात कर दे, फिर वही बात होनी चाहिए। वहाँ मुख्तलिफ बातें होती हैं और आप कह रहे हैं मुख्तलिफ बातें होती हैं। जो अलीमीन गंडापुर साहब ने अपनी एक ताज़ा इंटरव्यू में कहा है छोटी जमातों से मुतालिक, मैं चाहता हूँ, वो कहते हैं कि जी सारी अपोजिशन की ये छोटी जमातें मिला भी दें तो इनके पल्ले कुछ नहीं है, लेकिन मजबूरन हमें छोटी मोटी जमातों से बात करनी पड़ती है। मजबूरी क्या है? वो कहते हैं क्योंकि माइनस पीटीआई बात हुई हुई है, इसलिए माइनस पीटीआई की वजह से हम मजबूर हैं। क्या देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, ये वो रवैये हैं जिनकी वजह से पीटीआई को मसला है। उनकी सोच, ये अगर ये उनकी सोच की अक्कासी है, अगर अलीमीन गंडापुर साहब पीटीआई की सोच की अक्कासी कर रहे हैं तो फिर हम माजरत ही चाहेंगे। किन निकात पे आपका इत्तफाक है? आप एक तो आप समझते हैं कि इलेक्शन ठीक नहीं हुए, इलेक्शन दोबारा होने चाहिए। इलेक्शन तो सारा पाकिस्तान कह रहा है ना, वो तो हो गए ना। अब आगे क्या करना है? वो तो खराबी पैदा हो गई मुल्क में, अब उस खराबी को हमने कैसे दूर करना है? नए इलेक्शंस कोई मानेगा? और क्या आपके पास गारंटी है कि नए इलेक्शन फेयर होंगे? हर मुल्क में, हर सियासी माहौल में जब इस किस्म के हालात पैदा हो जाएं, एक जमूद हो, एक इंतशार हो, तो इलेक्शन ही फिर अवाम के पास अब जाते हैं फैसला कर लें। लेकिन यहाँ तो बदकिस्मती से ना 2018 में अवाम का फैसला था, ना 2024 में अवाम का फैसला है। आपके ख्याल में हल क्या, फिर आगे बढ़ने का रास्ता क्या है? हमने एलामिया में लिखा है कि अगर हम सब मुल्क वतन हैं, मुल्क की बात करते हैं, पाकिस्तान के अवाम की बात करते हैं, तो फिर एक जो कौमी की आदत है, एक कौमी डायलॉग चाहिए। बैठकर आगे का सोचें कि हमने करना क्या है। अगर आपने यही हरकतें करनी है जो आज सब कर रहे हैं, हुकूमत भी और अपोजिशन भी, फिर मुल्क अल्लाह ही हाफिज है। मैं हकीकत से आपको कह रहा हूँ। अगर आज हमारे जो साहिब इक़्तिदार हैं, साहिब इख्तियार हैं इस मुल्क में, चाहे वो हुकूमत में अपोजिशन में हो, अगर उनकी सोच यही है जो आज मुल्क में नज़र आ रही है, तो फिर मुल्क तो आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन भाई साहब, कोई भी हुकूमत खुशी से इलेक्शन की तरफ या री इलेक्शन की तरफ तो नहीं जाती। ना जाए ना, बात तो कर सकते हैं ना। लेकिन वो बात भी क्यों करेंगे जब उनको लगेगा अपोजिशन बहुत कमजोर है? सर, मुल्क के मामलात की बात तो कर सकते हैं। तो उन्हें तो लगता है कि मुल्क बहुत अच्छा चल रहा है, तो फिर ठीक है, फिर चलाएंगे। हुकूमत को लगता है कि महंगाई सौ बिस्मिल्लाह, फिर सड़क पे फैसला होगा। मजबूरी तो हाँ, ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, फिर क्या होगा? अगर आप यही रवैया रखेंगे जो आज है हुकूमत का और अपोजिशन का, फिर सड़क पे फैसला। कौन निकलेगा सड़क पे? एक दिन एक ब्रेकिंग पॉइंट आता है, पूरी दुनिया में आता है। अवाम खुद निकल आएंगे। अवाम, जब जो आज नाकामियाँ हैं हुकूमत की, जिस तरफ मुल्क जा रहा है, जो मुल्क के अंदर इंतशार है, जो निफाक है, जो नफरत पैदा हो गई है मुल्क के अंदर माशरे में, इसका सड़क पे मामला। बस अब सड़क पे निकालने वाले जो हैं वो इस वक्त 2 सियासी जमातें निकालने की जरूरत नहीं, किसी के कहने पे नहीं निकलेंगे, वो अपने दर्द से। लेकिन पिछले 2 साल में जो कुछ अवाम के साथ हुआ है, जो मुकदमे हुए हैं, जो लोगों को अंदर डाला गया, आपके ख्याल में लोग निकलने के लिए तैयार हैं? सर, वो उसमें मुकदमों की बात नहीं है। जो मुल्क की हालात हैं ना, जो माशी हालात हैं, जो समाजी हालात हैं, ये रेवोल्यूशन पैदा करते हैं।
तो रेवोल्यूशन टेबल पे भी आ सकता है, आप खुद बैठकर मामलात हल कर लें, या फिर रेवोल्यूशन सड़क पे आएगा, वो किसी के कंट्रोल में नहीं होगा, उसको निकालने वाला कोई नहीं। हुकूमत को मजबूर करना पड़ता है ऑपोजिशन की जानिब से कि हमारे साथ बैठो, बातचीत करो। ऐसा कभी हुआ नहीं है, ऐसी कभी हुआ नहीं है। और जब एक हाइब्रिड हुकूमत हो फिर उसमें होता भी नहीं है, ये इसका कोई इम्कान ही नहीं। मेरा नहीं ख्याल कि कोई आप पार्लियामान के अंदर कोई तब्दीली ले आएंगे या किसी अपोजिशन जमात जो है वो लोगों को सड़क पे ले आएगी इस हद तक के हुकूमत मजबूर हो जाए, ये मुश्किल काम है, हमारे ये प्रेसिडेंट नहीं है। आपके ख्याल में कोई ऐसी स्टेज आ सकती है कि जहां पर पीपल्स पार्टी उठ खड़ी और कहे हम तहरीक अदम-ए-एतमाद ला रहे हैं हुकूमत को? लेकिन पीपल्स पार्टी की तरफ से आवाज़ें तो यही आ रही है कि अगर हमारा नहरों वाला मामला नहीं माना गया तो हम फिर तहरीक अगर मगर की बात नहीं है, मामला है क्या पहले ये तो अवाम के सामने रखे ना, पार्लियामान में डिबेट करा लें। एक मसला है ना, मैं सिंध गया था, मैं साउथ पंजाब भी गया था, हर आदमी ये बात कर रहा है कि, और मैं जब उनसे ऑब्जेक्टिवली बात की, मैं कही मसला है कि मुझे भी समझा दें, उनको भी पता नहीं। लेकिन एक परसेप्शन पैदा हो गई है कि इससे जो सिंध का पानी है वो ले लिया जाए। वो कहते हैं दरिया सिंध पर आप नहरें निकालेंगे, पानी ले जाएंगे, पहले ही सिंध को पूरे हिस्से का पानी नहीं मिल रहा, उनके ये ख्यालात हैं। बिल्कुल ये है ना। तो हुकूमत का क्या जवाब है, मैं ये पूछ रहा हूँ ना। ये मामूली बात नहीं है, 2 सूबों में इंतशार है, आप उस मामले को क्लैरिफाई कर दें कि भाई फिलहाल ये पंजाब में नहरें हैं, पंजाब का ही पानी जाएगा। मैं नहीं समझता हूं कि आप सिंध का पानी लेकर पंजाब की नहरों में डाल सकते हैं। ये कौन से कानून के तहत आप करेंगे? आपके ख्याल में मौक़िफ़ ठीक है वैसे सिंध का? देखिए तहफ़्फ़ुज़ात है ना जी, नहीं आपकी राय इस पे अब क्या है? अगर सिंध का पानी दिया जा रहा है तो मौक़िफ़ बिल्कुल ठीक है। ये इजाज़त नहीं है आपके कानून में कि आप एक सूबे का, आपने अकॉर्ड किया हुआ 91 में, आप तोड़ना चाहते हैं अकॉर्ड को। ये ट्रंप तो नहीं है, हम ट्रंप के तरीके से चलना चाहते हैं कि हम कोई कानून नहीं मानेंगे, कोई अकॉर्ड नहीं मानेंगे, बस जो हम समझते हैं दुरुस्त है वही करेंगे। ये खराबियाँ पैदा होती हैं। पाकिस्तान के अंदर जो सूबों के मामलात हैं, बड़ी इनकी सेंसिटिविटी है। मगर किसी मौके पर जाकर अगर आपने कहा कि नहीं पीपल्स पार्टी ने तय कर लिया कि उन्होंने कैसे सियासत करनी है, कहीं किसी मौके पर उनको लगे कि अपोजिशन के साथ मिलकर अगर बिलावल वज़ीर-ए-आज़म बन सकते हैं 2029 में, नहीं उससे पहले ही 25 में या 26 में, आपके ख्याल में वो अपोजिशन से मिलना नहीं चाहेंगे इसलिए कि वो वज़ीर-ए-आज़म बने? सर ये जो वो जाने और अपोजिशन जाने जिनके पास पार्लियामान में सीटें हैं, अगर PTI और पीपल्स पार्टी इत्तेहाद करना चाहते हैं तो ठीक है, उनकी मर्जी है, कोई रुकावट तो है नहीं। मुआशी तौर पे आप कैसे समझते हैं इस वक्त जो हुकूमत का सबसे बड़ा नुक्ता बेचने के लिए ना भाई साहब वो यही है कि जी हमने इस डिफ़ॉल्ट होते हुए मईशत को बचा लिया, पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचा लिया, और अब देखें महंगाई सिंगल डिजिट पे आ गई है, करंट अकाउंट हमारा जो है वो ज़बरदस्त हो गया है, फिर हमारा जो ओवरऑल जो हमारे फिगर्स हैं वो अच्छे हो रहे हैं, इकॉनमी हमने संभाल लिया। आप इत्तफाक करते हैं? मैं इत्तफाक नहीं। इंटरेस्ट रेट वो कहते हैं 12% पे आ गया। नहीं भाई, इंटरेस्ट रेट क्यों ऊपर गया था? जब इन्फ्लेशन ऊपर गई थी। इन्फ्लेशन क्यों ऊपर गई थी? कमोडिटी साइकिल था दुनिया में, हमने अपना मुल्क भी मिस हैंडल किया, लेकिन दुनिया में तेल की कीमतें आज 100 पे चल जाएं, आपकी इन्फ्लेशन फिर आ जाएगी। तो सर डॉलर का भी इम्पैक्ट था, अब है उसमें। इस हुकूमत की कोई पॉलिसी का अमल दखल नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं। आप करंट अकाउंट की बात करते हैं, आपने सिर्फ इम्पोर्ट बंद करके पूरे पाकिस्तान में जो लोग काम करते हैं यहाँ पर, जिन पैसे बाहर भेजने, आप उनके पैसे देते नहीं हैं, लाइनें लगी हुई है लोगों की। इस कोई इन्वेस्ट करने मुल्क में अब नहीं आएगा, ये मैं बता दूं आपको। जो आपने किया है, आपको ग्रोथ हुई है, असल बात ग्रोथ की है, ग्रोथ नेगेटिव है। हर पाकिस्तानी पिछले साल के मुकाबले में आज गरीब है। हर पाकिस्तानी, एवरेज पाकिस्तानी की इनकम पर कैपिटा डॉलरों में आज कम है। ये बात आपको इसका एहसास नहीं है। आप नौकरियां कम हो गई हैं, जो ग्रोथ नहीं होगी नौकरियां नहीं होगी, जब ग्रोथ नहीं होगी कारोबार नहीं हो, हर एक का कारोबार सुकड़ गया। ये बुनियादी बातें हैं। आप अपने आप को अगर बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं तो मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। एक आप पावर सेक्टर को बहुत अच्छा समझते हैं, इसमें भाई साहब एक आजकल एक बड़ी बहस चल रही है सोलर के हवाले से। एक तरफ हम देख रहे हैं कि पंजाब में फ्री सोलर स्कीम लाई जा रही है, किसानों को भी दिए जा रहे हैं, और खैबर पख्तूनख्वा भी कह रहा है जी हमने सोलर की एक स्कीम लॉन्च की है। दूसरी तरफ वफाक का मसला ये है कि उनको IPPs के पैसे पूरे नहीं हो रहे, वो इसकी हौसला नहीं करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि 27 रुपये में जो यूनिट खरीदा जा रहा है उसको 10 रुपये पर ले आ जाए, और इस सिलसिले में वो एक पॉलिसी लेकर आ रहे हैं। आपके ख्याल में ये पॉलिसी है क्या हुकूमत के पास, इस वक्त कोई है भी या नहीं? देखिए जो भी है ना, एक डिबेट करनी चाहिए ना।
ये सोलर जो लगा है मुल्क में हुकूमत के पैसे से नहीं लगा हुआ, लोगों ने खुद लगाया। आपने पॉलिसी दी थी जी, हम सब ने मिलकर पॉलिसी बनाई थी। ये कोई IMF लेकर नहीं आया था। टैक्स में छूट दी थी, हौसला अफजाई की थी। जी, हौसला अफजाई की थी कि लोग सोलर लगाए, हुकूमत से नहीं लग रहा था। हुकूमत ने जब कोशिश की तो बहुत महंगा था, जो उसकी कीमत आ रही थी वो 16-17 रुपए से ऊपर आ रही थी। तो अब हुकूमत ये देख ले कि 27 रुपये में ये पता नहीं कितने जो भी रुपये में लेते हैं, वो देख लें कि उनको वारा खाता ही नहीं खाता तो फिर उसको एक पब्लिक डिबेट करके अवाम के सामने बात रख के फिर फैसला करें। आप बंद कमरों में फैसले मत करें। पॉलिसी आपने दी है ना, अब आप उस पॉलिसी को ख़त्म करना चाहते हैं। जिन लोगों से आपने कॉन्ट्रैक्ट किए हैं वो कहते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे, जो इसके बाद लगेगा वो हम कम पैसे 10 रुपये पे देंगे। ठीक है, मुझे इस पॉलिसी से ना इतफाक है ना इख्तलाफ है, मैं चाहता हूँ पब्लिक में डिबेट करवा लें क्यों आप ये कर रहे हैं, इसके फ़ायदे क्या होंगे, नुकसान क्या होंगे। ये अवाम का हक होता है कि जब भी आप इस किस्म की तब्दीली लाएं जिस पे उन पर असर पड़ता है, उसकी बात उनके सामने होनी चाहिए। हमने एक ये रवैया बना लिया है, कानून भी बंद कमरों में रात के अंधेरे में कानून पास करते हैं, आईनी तरमीम भी रात के अंधेरे में करते हैं, कोई डिबेट नहीं कराते, तो फिर इंतशार तो पैदा होता है, फिर लोग तहफ़्फ़ुज़ात तो पैदा होते हैं। भाई साहब 2024 में जो कुछ हुआ और 25 के भी अब 4 महीने गुजर गए, 3 महीने, जो कुछ हुआ है इसको कबूल कर लिया गया है, लोगों ने इसको इस पे सर तस्लीम खम कर लिया है कि हाँ जो हो गया सो हो गया। सर तारीख ने नहीं किया ना, और इसके असरात बहुत बुरे होंगे और बुरे हैं, इस बात का आपका एहसास नहीं है। इसका एहसास अगर आपने ये ना किया होता तो आज क्या होता, ये तो हमने देखा नहीं ना। तो लोग उनको अपने खाने से मतलब है। लोगों के बस में क्या है वैसे? लोग वोट कर सकते थे, उन्होंने वोट किया, उन्होंने वोट कर दिया, अगली दफा दे देंगे, अगली दफा मान लिया जाएगा। फिर मायूसी आ गई ना, जब लोग खामोश हो जाएं तो मायूसी का ये बड़ा एक क्लियर डेमोन्स्ट्रेशन है, बड़ा वाज़ेह मुज़ाहिरा है कि लोग मायूस हैं इस मुल्क के। उन्होंने मुल्क के बारे में बात करना ही छोड़ दी है। आप यकीन करो, ये हकीकत है। आज कहीं पे बैठे लोग इतने मायूस, बात ही नहीं कर, छोड़े यार, बस छोड़े, जो हो गया जो छोड़े, मुल्क चल नहीं रहा। पाकिस्तान में किसी ऐसी नई पार्टी की, भाई साहब आपने नई पार्टी बनाई है, क्या गुंजाइश रह गई है कि अवाम के बलबूते पर वो पार्टी कामयाब हो जाए? क्योंकि अब तो ये समझा जाता है कि ठीक है मुक़्तदरा का हाथ होना जरूरी है। मुक़्तदरा करती रही, मुल्क चलाती है, हमने तो अपना काम करना है ना। हम ये समझते हैं कि ये तीनों जमातें जो हैं ये नाकाम हैं, इनके पास कोई सोच नहीं है, इनके पास कोई सलाहियत नहीं है आज मुल्क को चलाने की। सबके पास हुकूमत है, क्या कर रहे हैं? पूरी दुनिया, हर हुकूमत दुनिया में इस्लाहात की बात करती है, रिफॉर्म की बात करती है, एक मुल्क नहीं करता, उसका नाम पाकिस्तान है। नाकाम निज़ाम को मजीद चलाने की कोशिश में लगे रहते हैं। आपका निज़ाम नाकाम हो गया, हर हिस्सा निज़ाम का नाकाम हो गया, आप कुछ नहीं कर रहे, बैठे हुए उसके ऊपर। आपके ख्याल में इस वक्त लोगों को एक एनर्जी देने के लिए एक पॉलिटिकल एग्रीमेंट या मिसाक जमहूरियत की बात करते हैं, आपके ख्याल में वो ज़रूरी है और इमरान खान की रिहाई ज़रूरी है? मिसाक जमहूरियत से नहीं होगा। इमरान खान साहब की रिहाई एक सानवी हैसियत रखती है मेरी नज़र में। अच्छा, जिस दिन आपको इस मुल्क में 6 आदमी एक टेबल पर बैठे हुए नजर आए, मुल्क के बारे में बात करते हुए नजर आए, इस मुल्क के अवाम को कुछ उम्मीद मिलेगी। इस मुल्क के हालात उस दिन अगर ये मुखलसाना तरीके से ये बैठ कर इस मामले को हल करने की कोशिश करें, ये 6 लोग हैं, 7 में भी हो सकते हैं, 8 में भी हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं है, उस दिन से मुल्क बेहतर होना शुरू हो जाएगा। अगर इमरान खान की रिहाई के लिए सड़कों पर कोई तहरीक चलाती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आपकी जमात या बाकी ऑपोजिशन की जमातें साथ देंगी? मैं देखिए, रिहाई की तहरीकें नहीं चलानी चाहिए। आप मुल्क की बात करें, अवाम की बात करें, वहीं से रिहाई भी आएगी। ये सब जेल में गए हैं, या कौन जेल में नहीं गया उसका नाम बता दें। वह जुरेजो साहब नहीं गए थे, और अपने उसके बाद हर आदमी जेल में गया। तो आप कह रहे हैं इमरान खान के बगैर भी मुल्क आगे बढ़ सकता है? इमरान खान की जमात मौजूद है, मुल्क की बड़ी जमात है। जेल में मियाँ साहब भी गए हैं, शहबाज साहब भी गए हैं, जरदारी साहब भी गए हैं, बेनज़ीर भुट्टो भी गई हैं, हम सब जेल गए हैं। तो जेल में तो जाकर सियासी लीडर मजबूत होता है, उसके तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं। तो इमरान खान साहब जेल में, जमात उनकी मौजूद है, आज मुल्क में पॉपुलर जमात है,
सही है। बस अब ये कह दीजिए आखिर में, मैं कोई पेशगोई करने के लिए आपसे नहीं कह रहा, आपकी असेसमेंट जाहिर आपका नहीं, मैं पेशगोई, हमारा काम पेशगोई हाँ नहीं है, लेकिन है हम कर देते हैं। चलिए, लेकिन आपका एक तजर्बा है ना, उसकी रोशनी में कह रहा हूँ। आपको ये इस वक्त हालात चूंकि खराब नजर आ रहे हैं पाकिस्तान के, मुआशी भी और आप समझते समाजी भी, और लोगों के यहाँ बेचैनी भी है, ये कब तक ठीक होना शुरू हो जाएंगे आपके ख्याल में, और कैसे होना शुरू हो जाएंगे? ये खुद नहीं होंगे। कौन और कोई मौजूदाती फैसला नहीं है, कोई मौजूदाती फैसला नहीं है। एक बात को याद रखें, कानून की हुक्मरानी नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। 26वीं तरमीम के बाद 26वीं तरमीम, मैं कानून सिर्फ जजेस को नहीं कहता, जुडिशरी को नहीं कहता, वो भी कानून की हुक्मरानी की एक मुतासर किया उसने बहुत बुरी तरह। मुल्क में आप जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं लाएंगे, मुल्क नहीं चलेगा। फिर आपको इस्लाहात करनी है, बेपनाह इस्लाहात करनी है, और ये कंसेंसस से होती हैं। आज आपको मैंने 6 आदमी बताया ना आपको, ये 4 पॉलिटिकल लीडर हैं, एक फौज के सरबराह, एक जुडिशरी के सरबराह। ये बैठे अपने इन ओहदों को जरा घर छोड़ के आए, ये कुर्सियां घर छोड़ के आए, पाकिस्तान की बात करें, मुल्क की आवाम के सामने बात करें, फिर मुल्क आगे चलेगा। बहुत शुक्रिया शाहिद खान भाई साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आज सदर मुमलिकत ने खिताब किया है पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन से, और उसमें अपोजिशन ने एहतजाज किया है। इस खिताब पर, इसके कंटेंट पर, एहतजाज पर और दीगर चीज़ों पर बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। आज सदर मुमलिकत ने पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन से खिताब किया, और उसमें उन्होंने सियासी इस्तेहकाम पर जोर दिया है, इक्तिसादी इस्तेहकाम पर जोर दिया है, और साथ ही साथ कहा है कि पार्लियामान को मजबूत करने की ज़रूरत है। नहरों के हवाले से अगरचे उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। आज बिलावल भुट्टो ने भी एक ट्वीट करके नहरों पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। सदर मुमलिकत ने पार्लियामेंट पर इस पर लबकुशाई कर दी है। ओवरऑल जो सदर मुमलिकत का खिताब है, उसमें अपोजिशन का एहतजाज, जो कि अब एक कल्चर बन चुका है, एक नॉर्म बन चुकी है, और एक न्यू नॉर्मल हो चुका है कि सदर मुमलिकत के खिताब पर एहतजाज करना ही होता है। इससे पहले आरिफ अलवी साहब के साथ भी ये होता रहा, उससे पहले सुदूर के साथ भी होता रहा। लेकिन बहरहाल जो अपोजिशन है, अभी हम शायद खान अब्बासी साहब से बात कर रहे थे, अपोजिशन का इत्तेहाद, उनकी बातें सुन के लगता है कि शायद कोई ऐसा इत्तेहाद भी नहीं बन पा रहा, और उसमें अभी बहुत हुनूस दिल्ली दूरस्त। मेरे साथ अभी इस प्रोग्राम में अली बुखारी साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब, खुशामदीद कहते हैं। शौकत पराचा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एंकर पर्सन है, सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार है। बहुत शुक्रिया, खुशामदीद पराचा साहब। और राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर हैं। राना साहब खुशामदीद। सबसे पहले आज के इस खिताब पे प्राचा साहब, आपकी क्या राय है, कैसे आप देख रहे हैं सदर मुमलिकत के खिताब को? बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो हमारे जैसे मुल्क में आइन की किसी प्रोविज़न पे अमल हो जाए तो मेरे लिए वो एक मुझे तसल्ली होती है कि चूँकि हमारे आइन में है, ज़िया-उल-हक के दौर से ये लिखा हुआ है कि हर पार्लियामेंट्री ईयर का आगाज़ जो है वो सदारती एड्रेस से होगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने एक माइलस्टोन अचीव कर लिया। इसलिए भी ना भी होता तो क्या नहीं, वो मैं बता रहा हूँ कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो है वो सिर्फ एक बार कर सके थे, ये नहीं कि वो चाहते नहीं थे, नो। बट जो आजकल की टेंशन है हमारे सियासी निज़ाम में, माहौल में, उस वक्त भी थी। उनके दौर में तो आइन पर अमल करना इतना ज़रूरी भी नहीं था ना प्रेस। नहीं, फिर भी आइन तो था ना, आप ये ना कहें ना, मतलब है कि आइन था ना। उस आइन के तहत 2002 के इलेक्शन हुए थे, उस आइन के तहत जमाली साहब वज़ीर आज़म बने थे, उस आइन के तहत कैबिनेट हुई थी। वो चूँकि अमेंडमेंट उन्होंने करवाई बाद में, और जो उनके 2002 से पहले मैयर थे उनको उन्होंने रेक्टिफाई करवाया, जिसके इंडेमनिफिकेशन कहते हैं, वो करवा लिया था। लिहाजा कम अज़ कम आज जब आप ये बात कर रहे हैं, आपने एहतजाज की बात भी की, तो एहतजाज तो वो था कि अपोजिशन फोर्स्ड के जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने नेवर रीअपीयर्ड अगेन। सिर्फ 1 साल उन्होंने 5 सालों में 1 साल किया। लेकिन ये है कि आज अपोजिशन ने एहतजाज तो किया। अगर मैं ये इंसाइट करूं कि एहतजाज में जाना चाहिए था, डाइस का घेराव करते या सदर मुमलिकत पे कुछ फेंकते, तो मैं तो वो जर्नलिस्ट नहीं हूँ, मैं इंसाइटमेंट वाला आदमी नहीं हूँ। उन्होंने अपना एहतजाज किया, ठीक है। हम हर साल, जैसे आपने भी कहा, हम जब भी एड्रेस हुआ है हम देखते हैं। सदर मुमलिकत ने मेरा ख्याल है जो 2 चीज़ें बताई हैं, एक तो उन्होंने कहा कि सबको जो है ना वो मुल्क के मसाइल के लिए इकट्ठा होना चाहिए, कलेक्टिव जो सोच है वो, जो जब हम कहते हैं ना कलेक्टिव, दैट नेवर मीन्स कि अपोजिशन जो है वो हुकूमत की बल्ले बल्ले कर दे, या हुकूमत जो है वो अपोजिशन को कंधों पे बिठा ले। जितना जो
किसी का डोमेन है जिसमें उन्होंने कंट्रीब्यूट करना है वो करना चाहिए। कौमी मुफाद में कम से कम एजेंडे पर तो इकट्ठे ऐसे ही वो कंट्रीब्यूट करना चाहिए। दूसरी, सदर ममलिकत ने जो पार्लियामान की बात की है, हम पार्लिमानी सिस्टम कहते हैं, हमारा आइन कहता है, तो चीज़ें तो पार्लियामेंट में सेटल होनी चाहिए, पार्लियामेंट का प्लेटफॉर्म ही बचता है। तो मैं तो वेलकम करता हूँ सदर ममलिकत के एड्रेस को। बिल्कुल सही है। इसमें राना साहब जिस चीज़ पर जोर दिया उन्होंने वो ये था कि एक तो इक्तिसादी मजबूती होनी चाहिए, इस्तेहकाम होना चाहिए, और दूसरा सियासी इस्तेहकाम होना चाहिए। यानी सदर ममलिकत ये महसूस कर रहे हैं कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम मौजूद नहीं है, और जाहिर है जब वो कहते हैं कि अपोजिशन और यानी तमाम पार्लियामेंटेरियंस इकट्ठे होकर बैठे हैं तो वो अपोजिशन को भी दावत दे रहे हैं। क्या अमली तौर पर इसका कोई रास्ता दिखाई देता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, अमली तौर पर ये रास्ता वही है कि जब प्राइम मिनिस्टर जो है वो कैबिनेट में कहें कि हाउस में हम कमेटी बना देते हैं जहां मामला जो हैं आपस में बैठ के मिलके तय हो जाएं, मुल्की जो इश्यूज़ हैं उसके ऊपर ऑपोजिशन और हुकूमत जो है बैठ के कोई लाएमिल तैयार कर ले। तो ये अमली ऑफ़र ही है, ये यानी कि सीरियस ऑफ़र होती है, लेकिन इसको पीटीआई ने रिजेक्ट कर दिया। तो देखें, मैं तो समझता हूँ मूविंग फॉरवर्ड आगे भी हुकूमत के दरवाजे बंद नहीं होंगे। हुकूमत ऑलरेडी उसमें थोड़ा माहौल भी तो देना पड़ता है ना। यानी एक तरफ आप मुज़ाकरात शुरू करें, दूसरी तरफ हामिद रजा के घर पर छापे मारें, उनके मदरसे पर छापे मारना शुरू कर दें जो कि तर्जुमान थे उस कमेटी के, तो माहौल भी तो देना होता है ना। इससे ये भी तो लगता है कि हुकूमत शायद उसकी भी इंटेंशन पूरी तरह से संजीदगी नहीं है। नहीं, देखें, वो अब पता नहीं किस बुनियाद पे वो हुआ, क्या रिपोर्ट थी जिसके ऊपर हुआ, ये चीज़ें चलती भी रहती हैं। लेकिन इन चीज़ों, देखें, अगर ये ऐसे कोई मामला होते हैं तो वो उस कमेटी में भी उठाए जा सकते हैं। तो ये माहौल की वजह से ख़राब नहीं होता, माहौल तो दोनों साइड पे बिगाड़ा जाता है। जिस तरह KPK के चीफ मिनिस्टर गुफ्तगू करते हैं और दीगर इनके PTI के लीडर्स गुफ्तगू करते हैं, वो तो आपने वजह बनानी है तो 200 वजह हैं, लेकिन बुनियादी एक बड़ी ऑफर अगर एक प्राइम मिनिस्टर कर रहा है तो वो उन सारी छोटी चीज़ों को ट्रम्प कर देती है। अगर आप आगे वाकई बढ़ना चाहते हैं, फिर ये छोटी छोटी चीज़ें कि छापा पड़ गया, फलाना हो गया, ये पाकिस्तान की सियासत में आप पहली दफ़ा नहीं हो रहा, हमेशा होता रहा चीज़ें, लेकिन फिर भी आप आगे चलाना चाहते हैं तो चल जाती हैं। तो बहरहाल प्राइम मिनिस्टर ने ये ऑफ़र की, और हमारी तरफ से तो हम तो अपोजिशन की जो जमातें हैं, चाहे JUIF हो जो पार्लियामेंट का हिस्सा है, उनके साथ इंगेज्ड हैं। हम तो PTI के साथ भी इंगेजमेंट का हमने दरवाज़ा नहीं बंद किया, तो हमारी तरफ से कोई रुकावट नहीं है। तो हम इंडोर्स करते हैं प्रेसिडेंट की बात कि बिल्कुल सियासी इस्तेहकाम होना चाहिए और चीज़ें जो हैं वो ठंडे करके हमें आगे चलनी चाहिए। और वो पार्लियामेंट ही है, वो जो फोरम है वो कोई फोरम जो है वो कहीं और कोई फोरम नहीं मिलेगा, पार्लियामेंट के अंदर ही फोरम मिलेगा। और मैं आपको एक और चीज़ कह दूँ, ये जो जितनी ये ग्रैंड अलायंस ये वो सब कुछ, देखें, अगर ये सियासी जमातें पार्लियामेंट के अंदर बैठ के अगले इलेक्शन की तैयारी आज से शुरू कर दें तो शायद कोई नतीजा आ जाए। ये आप सड़कों पे एहतजाज करें, आप धरने दें, आप जो मर्जी करें, आप लड़ाई झगड़े करें, एंड में अगर सियासी जमातें इकट्ठे नहीं बैठेंगी और वो उस पर साइन ऑफ नहीं करेंगी तो अगला इलेक्शन भी जो है उसके ऊपर भी उंगलियां ही उठेंगी। तो ये मैं आपको एक कंक्लूडिंग अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ कि बैठने को आज बैठ जाएं तो हालात बेहतर हो जाएंगे। तो अगर सियासी जमातें बैठ जाएं तो सर उसके बाद फिर जो इलेक्शन होगा उसमें वही जीतेगा जो असल में जीता होगा, यानी फॉर्म 45 वैल्यूएबल होगा एक डॉक्यूमेंट। देखिए, जो जिसको तकालीफ हैं, जो भी जिसको इश्यूज हैं इलेक्शन के रिजल्ट से, उनको अगले इलेक्शन में रिजॉल्व किया जा सकता है ना। बाकी तो जो फोरम्स मौजूद हैं, तो PTI ये क्लेम करे हमारा तो बिल्कुल मैंडेट ठीक है, हमारा ये क्लेम है, तो वो ये क्लेम्स तो ये तो 2018 वैसे उसूलन ये रखना चाहिए कि जो निकला कुछ 2029 में इलेक्शन होने ना सर, अदालतों के अगर किसी का बस अली बुखारी साहब बैठे, अगर कोई राना साहब अगर अली बुखारी के ट्राइब्यूनल का फैसला फर्ज करें कि अगले इलेक्शन से कोई 3 महीने पहले आ जाता है इनके हक में, तो अगली सीट इनको फिर गिफ्ट कर देनी चाहिए। कोई इस तरह का निज़ाम बनाए ना, फिर वरना तो 5 साल बंदा जो है वो इंतजार करके आखिर में उसके हक में फैसला हो भी तो क्या हो। बात यही है ना, अगर निज़ाम नहीं बनाएंगे बैठ के तो ये लड़ाई झगड़े चलते रहेंगे। ये मुख्तसर बात, अगर बैठ जाएंगे तो कोई सोल्यूशन निकल आएगा, नहीं बैठेंगे तो ये तो निज़ाम चल रहा है ना जिसके अंदर तो चल ही रहा है। बिल्कुल सही है। अली बुखारी साहब क्यों एहतजाज किया आज सदर मुमलिकत की तकरीर में? उनको आइन की एक जिम्मेदारी वो पूरी कर रहे थे, आइनी जिम्मेदारी थी उनकी खिताब करना। सुन लेते, अच्छी बातें की उन्होंने, बुरी बात तो कोई भी नहीं की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। भाई बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन ये उस सूरत में ठीक है जबकि प्रेसिडेंशियल सीट जो है वो खुद कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक आई हो। बड़ा सिंपल सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है।
केपी के इलेक्शन तो अभी तक हुए नहीं, आपने सेनेट के करवाए नहीं, स्पेशल सीट्स तो अभी तक आपने जो है उसके सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे इंप्लीमेंट हुई नहीं, तो प्रेसिडेंट साहब कैसे प्रेसिडेंट बन गए, मुझे ये तो बता दें जरा। कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ लें, उसको मेंस लेटर एंड स्पिरिट में। तो अगर तो अभी तक तो आपका हाउस ही फुल नहीं है, हाउस फुल आपने किया ही नहीं। कोई बंदा ये बात कर सकता है कि अभी तक एक प्रोविंस की आपके सेनेट के इलेक्शन ही नहीं हुए और आपने जो है प्रेसिडेंट भी बना दिया, गवर्नर्स भी बना दिया, तो आप इसी पार्लियामेंट में बैठे ना, मैं तो इसीलिए कह रहा हूँ कि अंडर क्वेश्चन है ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। और प्रेसिडेंट साहब खुद जो धौंस, मैं कहता हूँ एक जबरदस्ती से बैठे, लेजिस्लेशन में भी नहीं हिस्सा लेना चाहिए। देखिए मैं आपको अर्ज करूँ, हम तो ये डे फर्स्ट से कहते आ रहे हैं कि फॉर्म 47 की गवर्नमेंट। किस दिन हमारे लीडर ने कह दिया, किस दिन हमारी लीडरशिप ने कह दिया, किस दिन मेरे किसी प्रोग्राम में मैंने कह दिया जी दिस इज अ लेजिटिमेट असेंबली? नहीं। अब बात यह है कि जब आपके पास, मैंने तो आपको एक लॉजिक दी ना, मैंने तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आपको बता दिया कि उस पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ आज तक। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ऊपर तो कोई ऑर्डर नहीं हो सकता यार। अब उसके बाद आपको मैंने केपी सूबे के प्रोविंस का बता दिया कि जी अभी तक प्रोविंशियल सेनेट इलेक्शंस नहीं हुए, मीनिंग बाय हाउसफुल नहीं है। आपकी 23 सीट्स से ज़्यादा सीट्स जो है अभी आपकी जो हमारे पास आनी थी, जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे एग्जीक्यूट करना था, ईसीपी ने नहीं किया। तो इसका मतलब कि ये चीज़ें जो हुई हैं सारी की सारी ड्यूबियस उस पर घुस गई हैं। अब बात यह है कि जब एक शख्स खुद प्रेसिडेंट की सीट पे बैठा हुआ है और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ही अंडर क्वेश्चन है, तो उनको मैं कैसे लेजिटिमेट करार दे दूं? कैसे मैं उनको कहूँ लेजिटिमेट है? मैं अपने काउंटर पार्ट बंदे को जब ट्रिब्यूनल ने पूछा कि भाई फॉर्म 47 ले आओ, 45 ले आओ, उसने कहा है ही नहीं, मेरे पास आरओ से ले लें जाके ओपन ट्रिब्यूनल में, कोर्ट में, तो मैं क्या उसको लेजिटिमेट मान लूँ? लेजिटिमेट मानने का मकसद है कि आप गलत चीज़ को एंडोर्स कर रहे हैं। तो एंडोर्समेंट तो कहीं भी नहीं दी, ना आज तक दी ना इससे पहले दी। हाँ, हमने एहतजाज किया लीगल फ्रेमवर्क में रहते हुए, हमने वो नहीं किया जो दुल्ताना साहिबा ने जाके लगारी साहब पे चूड़ियाँ फेंकी थी, और जो शफकत भाई ने अभी आपको एक हल्का सा हिंट भी दिया कि डायस का गिराव और बाकी चीज़ें भी, हमने फिर भी एक लीगल फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए अपना एहतजाज रिकॉर्ड किया। चले पानी वाले इशू पे आते हैं, लेकिन आपका जो इशू है इसमें एक आपने जैसे कि कहा प्रधान साहब के ये जो एक आइन का तकाजा था ये करना, आइन का तकाजा जो है वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग होना भी है। पीपल्स पार्टी कह रही है मीटिंग करें और वो मीटिंग भी नहीं हो पा रही। और ये जवाब आपको किस हद तक दुरुस्त मालूम होता है कि भाई प्रेसिडेंट को तो इलेक्ट ही नहीं किया जा सकता था हाउस के नामुकम्मल होने पर। जैसे 26वीं तरमीम पर भी जब जो अदालत में गई हुई है उसमें एक आर्गूमेंट यही है कि भाई ये आईनी तरमीम हो ही नहीं सकती थी क्योंकि हाउस नामुकम्मल है। दो चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि काबिल कदर हैं, खुद लॉयर हैं, कानूनदान हैं, लेकिन लेजिटिमेसी तो दी ना कैंडिडेट खड़ा करके उसी सदारती इलेक्शन का। जब आपके लोगों ने मुखालफत में या हक में वोट डाल दिया, मीन आप उस प्रोसेस को एक्सेप्ट करते हैं। एतराज़ जितना भी करें ठीक है। सेकेंडली, आइन में ये नहीं लिखा कि 2, 4, 20 सीटें, 20 तो मैं एग्जेजरेट कर गया ना, 2, 4 अगर फ़र्ज़ किया वेकेंट हूँ, कौमी असम्बली के 1-2 हल्के नहीं हैं, 3 हल्के नहीं हैं, 4 हल्के नहीं हैं, क्या फिर सदर का इलेक्शन नहीं होगा जब तक बाई इलेक्शन? हमारे यहाँ जब डुअल सीट्स पे जीत के आते हैं, एक सीट वो छोड़ते हैं। सही। और समटाइम्स वो नंबर इज़ मोर देन सिंगल डिजिट, लेकिन उसके बावजूद स्पीकर का भी इलेक्शन होता है, प्राइम मिनिस्टर का भी इलेक्शन होता है। मैं हरगिज़ ये एंडोर्स नहीं कर रहा कि केपी में सेनेटर नहीं होनी चाहिए। नो, एट द प्रायोरिटी होनी चाहिए, ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें पेंडिंग हैं वो, जब हम कहते हैं ना डेमोक्रेसी फंक्शनल है तो पार्लियामेंट फाल है, लेकिन पार्लियामेंट कंप्लीट होना ज़रूरी है, लेकिन ना हो तो काम रुक नहीं जाता। एग्जैक्टली, बट हैविंग सेड दैट, ये कहीं आइन में नहीं लिखा कि जी अगर सीट्स कुछ वेकेंट हैं। और मैंने एग्जांपल भी दी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। जब पहली बार असेंबली मिलती है उसका काम होता है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर इलेक्ट करेगी, फिर प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट करेगी। प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन के लिए अगर फ़र्ज़ किया 20 सीटों पे एक आदमी 2 सीटों पे लड़ गया है तो वो आपकी 10-15 खाली हो गई ना, 20 खाली हो गई फ़र्ज़ किया। आई रिमेंबर इट बैक इन 1988, उस इलेक्शन में बहुत सारे हल्के ऐसे हुए थे। तो क्या हमने स्पीकर का इलेक्शन रोका, डिप्टी स्पीकर का रोका, प्रेसिडेंट का रोका? नहीं। तो
अब ये आइन बार नहीं करता, हाँ ये मॉरल पॉइंट है कि एक पूरा सूबा उसकी हाफ रिप्रेजेंटेशन तो है, हाफ नहीं है। ठीक है, जो हाफ है उसने अपना वोट, या तो कहते कि हाफ ने अपना वोट कास्ट नहीं किया, नो, आपने कॉन्टेस्ट किया इलेक्शन, आपने प्रेसिडेंट के लिए एक कैंडिडेट खड़ा किया, आपने वोट दिए। बाकी जो बातें हैं ना 47 45 वो मेरा डोमेन नहीं है, ठीक है। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, जर्नलिस्ट हूँ, ये पार्टी पोजीशन हैं। मैं बुखारी भाई से कभी एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता कि आज ये सर्टिफिकेट दे दें इस गवर्नमेंट को, या मैं राणा साहब से है ना असल में, इसलिए नहीं मैं राणा साहब से भी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता वो कोई कहें कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो 47 वाली है तो गवर्नमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करती। द पॉइंट इज 45 कहें 47 कहें ना, जो आप तजिया कह रहे हैं, इस वक्त गवर्नमेंट है, इस वक्त असेंबली है, सही है, असेंबली जैसे भी है, जैसे भी है, असेंबलियां हैं, जो वो कर रहे हैं उनको ऑल लेजिटिमेसी लीगल है उनको। ये नहीं है कि आज जो फैसले केपी की गवर्नमेंट कर रही है या सिंध गवर्नमेंट कर रही है या पंजाब गवर्नमेंट कर रही है, फेडरल गवर्नमेंट कर रही है, हम कहें कि ये डिसीजन नहीं ले सकते। 26वीं तरमीम की आप बात करें, उसी के अंडर तो ये सुप्रीम कोर्ट बनी है, अभी आईनी बेंच बना है। शुड आई एक्सपेक्ट के सुप्रीम कोर्ट फैसला देगी कि अपने आप को ही खत्म कर दे? तो जितने सवालात हैं उससे ज्यादा उनका जवाब भी है। चलिए ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ। राणा साहब से जरा पूछते हैं कि ये जो नहरों के मामले पर आज प्रेसिडेंट साहब ने भी अपने खिताब में और फिर बिलावल साहब ने भी अपनी ट्वीट में कहा है किसी तरह से इस पर क्यों नहीं डायलॉग हो जाता, कि इस पर क्यों नहीं बातचीत कर रहे, और फिर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का क्यों मीटिंग नहीं, इसका इजलास क्यों नहीं हो रहा। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहते हैं। राणा साहब, जरा ये जो मसला पीपल्स पार्टी ने इस वक्त एक बहुत अहम उनके लिए इशू बना हुआ है, वो कहते हैं कि जी नहरें नहीं निकालने देंगे सिंध से। हो सकता है उनका मौक़िफ़ ठीक हो सकता है उनका मौक़िफ़ गलत हो, लेकिन ये जाहिर है बैठकर ही बात हो सकती है, और फिर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के इजलास में तो बहुत ही उम्दा तरीके से इस पर बात हो सकती है। क्यों अवॉइड कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, क्यों सीसीआई का इजलास नहीं हो रहा? ये देखें, बात ये कि हम अवॉइड तो कुछ भी नहीं कर रहे। आज बिलावल भुट्टो साहब की मुलाकात है, बल्कि अभी शायद इसी वक्त जब हम बातचीत कर रहे हैं तो बिलावल साहब प्राइम मिनिस्टर हाउस में है, तो वहाँ ये टॉपिक भी डिस्कस हो जाएगा। और वैसे भी हम सिंध हुकूमत के साथ भी इंगेज्ड हैं। और देखें, फंडामेंटली ये जो प्रोजेक्ट है इसमें किसी भी सूबे का जो पानी है उसका कोई हक नहीं मारा जा रहा। सूबों को तो जो फार्मूला तय है उसके मुताबिक ही पानी मिलेगा। अब बात ये है कि आपने ऑप्टिमल यूज़ करना है पानी का, और आपने उसमें से आउटपुट निकालनी है, तो ये इनके साथ बैठ के मामला तय हो जाएंगे। बहुत सारी चीजें बिला वजह बेवजह पॉलिटिसाइज हो जाती है। ठीक है ना राणा साहब, ये आपका मौक़िफ़ तो बिल्कुल सही है कि आप अपने हिस्से के पानी में से अगर नहरें निकालें या कुछ भी करें तो किसी को क्या एतराज हो सकता है, वो आपके हिस्से का पानी उसको आप यूटिलाइज कर रहे हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि इस पर एक पूरी सियासत खड़ी हो गई है, इस वक्त एहतजाज हो रहे हैं सिंध में, क्यों नहीं बैठ के इस पर बात करने को मुमकिन बनाया जा सका अभी तक? देखिए, मैं तो आपको बता रहा हूँ कि इस पे ऑलरेडी पीपल्स पार्टी से इंगेज्ड हैं, और फिर जब चीज़ें मेरे ख्याल से इस पे जब सेटल हो जाती हैं, बातचीत हो रही है इसके ऊपर। ऐसा नहीं है कि बातचीत नहीं हो रही। मैंने आपको बताया आज भी बिलावल साहब की मुलाकात है प्राइम मिनिस्टर से, वहाँ भी मुमकिन तौर पे ये टॉपिक डिस्कस होगा। तो इसके ऊपर किसी सूबे के साथ ना कोई जाती होने जा रही है, ना किसी का हक मारा जा रहा है। जो बेहतर यूटिलाइजेशन है वो इनके साथ जब शेयर होगा, मेरे ख्याल से जब डेटा बेस्ड एक डिबेट होगी तो ये मामला वैसे ही खत्म हो जाएगा। चलिए, बिल्कुल ठीक है। ऑपोजिशन के ग्रैंड अलायंस पे आ जाते हैं। ज़रा मैं चाहूँगा आपसे शुरू करते हुए, क्यों नहीं बन पा रहा ये ऑपोजिशन का अलायंस? और बड़ा एक दिलचस्प सा अभी स्टेटमेंट दिया है गंडापुर साहब ने, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने वैसे चलाया था, लेकिन मैं आपको भी चाहता हूँ कि सुनवाऊँ, दोबारा सुनवाइए जी। अलीमीन गंडापुर साहब, जिनके साथ मिलकर पीटीआई जिनको इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है, उन्हीं के बारे में क्या राय रख? छोटे मोटे लोगों से मजबूरन बात करना पड़ती है, और ये सारी ऑपोजिशन की जमातें बाकी जो हैं इनको इकट्ठा भी कर दे तो उनके पल्ले कुछ नहीं है। क्या ये अल्फाज इस्तेमाल करके आप अलायंस बना सकते हैं? और देखिए असद भाई, दो चीज़ें आपको मैंने बतानी है। नंबर वन, पहले मैं प्राचार्य साहब को छोटा सा एड्रेस कर दूं कि जो केपी सूबे में अभी तक सेनेट के इलेक्शंस नहीं हुए और उसके बगैर जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो गया, दैट इज़ नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्शंस बेसिकली। और ये कॉन्स्टिट्यूशन के तहत होना चाहिए, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो ये कहता है कि आपके अपर हाउस जो है उसमें प्रॉपर इक्वल रिप्रेजेंटेशन है, उसमें आबादी के ऊपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है,
उसके ऊपर इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान होगी, जिन्होंने अपनी वोट पोल करनी थी। जिनको बनाना किसने था? प्रोविंशियल असेंबली ने। प्रोविंशियल असेंबली की आपने वोट ही नहीं होने दी। अगर नहीं हुए तो क्या सेनेट है? नहीं, सेनेट काम कर सकता है? नहीं हो सकती। कॉन्स्टिट्यूशनली बात कर रहा हूं मैं आपको, नंबर 1। नंबर 2 चीज अभी एक और इन्होंने कही, तो जितनी लेजिस्लेशन हो रही है वो सभी इलीगल है, ये अल्टीमेटली खत्म होगी। आप देख लीजिएगा, जैसे 26 अमेंडमेंट अल्टीमेटली खत्म होगी, वैसे ये भी खत्म होगी, क्योंकि जो इसकी जैसे 8 अमेंडमेंट खत्म हुई, आप देख लीजिएगा इसका भी अंजाम यही होना है। अदरवाइज अपने गवर्नमेंट आप जो पहले मैं थोड़ा ऐड करूं, एक और बात इन्होंने कही थी, गवर्नमेंट चल रही है जैसी तैसी भी चले, ऐसे नहीं होता। गवर्नमेंट भी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत चलेगी, और कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 7 करता है गवर्नमेंट वो होगी जिसको लोग अवाम वोट देंगे, जो आपके लोकल गवर्नमेंट से लेके, लोकल गवर्नमेंट सेटअप से लेके, प्रोविंशियल सेटअप से लेके नेशनल असेंबली तक जाएगा। भाई लोगों ने जिनको रिजेक्ट किया वो बैठ गए अंदर, जिनके चौथे नंबर और पार्लियामेंट को कह रहे हैं जाने दें। ऑब्वियसली इसके अंदर कोई दूसरी राय नहीं है। 5,19,000 तनख्वाह बहाना लेना जायज है। उससे बड़ी बात बताऊं, 72 अरब रुपया लगा दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, क्या उससे कोई जवाब दे पूछेगा? क्या आप अपने प्रोग्राम में आज उनसे पूछें? तो लग गया, आप हर महीने लग रहा है। आप उनसे पूछे, सेक्शन 13 ऑफ द इलेक्शन एक्ट है, उसके अंदर EMC सिस्टम का लिखा हुआ, सारा रिकॉर्ड पड़ा हुआ उनके पास। हाई कोर्ट से हमने बेटे कि भाई ले आओ EMC सिस्टम, वो कहीं नहीं जा सकता, उसमें कोई रद्द बदल नहीं हो सकती, लेकर आपके आ जाए, यहाँ पता चल जाए। नंबर 2, अब जो आपने क्वेश्चन किया, पहले इसका जवाब वो पराय साहब का ले लें, फिर आप ग्रैंड लाइन से बात करें। बुखारी साहब ये बता दें किस आर्टिकल आइन का रेफर कर रहे हैं? मैं आर्टिकल रेफर करूंगा जी, सेनेट के इलेक्शंस के ऊपर आ जाए। नहीं देखिए ना, प्रेसिडेंट आपने अब अगर मेरी गुजारिश सुनिए, मैं आपको एक गुजारिश सुनने, आपने कहा कि आइन बार करता है, मैं तो खाली इतना सवाल किया है, आइन का कौन सा आर्टिकल जिसमें लिखा है कि सेनेट जब तक मुकम्मल नहीं होगी सदर का इलेक्शन नहीं होगा, किस आर्टिकल में? देखिए ना, अब 2 चीजें मैं सादा सवाल कर रहा हूँ बुखारी साहब, मैंने सादा सवाल किया। जो प्राचार्य साहब ने बात की पहले, और जो भी दोबारा उन्होंने रिपीट की, कि एक इलेक्शन हो जाता है और बाय इलेक्शन होगा, दैट इज समथिंग एल्स। यहाँ पर इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द 4 प्रोविंसेस, 89 आर्टिकल 89 आपने सादा सवाल पूछा, किस आर्टिकल की बात? मैंने 89 बता दिया। अच्छा, अब आपका सवाल आ गया, मेरा जवाब नहीं, आपने जवाब दे दिया। सदर का इलेक्शन होता है आइन के आर्टिकल 41 क्लास 3 के अंदर। मैं क्लास 3 पढ़ भी देता हूँ। मुझे क्लास 3 से लेना देना नहीं है, मुझे लेना देना सेनेटरी कमाल है। अच्छा, जो सदारती इलेक्शन वाला आर्टिकल है उससे लेना देना नहीं है। आप आगे बढ़ रहे हैं, आप थोड़ा सा दोनों चीजों को कंफ्यूज कर रहे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल क्लैरिटी में बात कर रहा हूं। आपका सवाल है, अब मैं क्लैरिटी से जवाब दे रहा हूं। मैं बड़ा क्लैरिटी से बात कर रहा हूं, ठीक है? प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आएगा जी, बिल्कुल सही कहा इन्होंने। प्रेसिडेंट को वोट किसने देनी है, मुझे ये बता दें। मैं बता देता हूं। अब वोट प्रेसिडेंट विल बी इलेक्टेड अंडर सेकंड शेड्यूल बाय मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस एंड द प्रोविंशियल असेंबलीज। अब प्रोविंशियल असेंबली बोथ द हाउसेस पूरे नहीं, ठीक है, पूरे नहीं है, यही तो मैं उतने तो वोट कर सकते नहीं कर सकते। यही क्वेश्चन है। देखिए, यही क्वेश्चन है, उसमें आइन में नहीं लिखा कि आपके 10 मेंबर कम है तो वोट नहीं होगा, कभी इलेक्शन ही नहीं होगा। फिर तो चीफ मिनिस्टर एक प्रेसिडेंट बता दें 77 साल में 73 में कॉन्स्टिट्यूशन बना कि जब 23 बंदे एक साइड पे बैठे हुए हैं, उनको दी नहीं स्पेशल सीट्स के बगैर, इवन डिक्टेटर्स का ले ले। और उसके बाद ग्रैंड अलायंस से बात करने से पहले अब जरा इस पर मैं चाहूंगा कि राणा साहब की राय भी ले लें। एक छोटी सी चीज जी, अगर 10 बंदे वोट नहीं डालने आके, वोट नहीं डालने की बात आता है, पहले उनको राइट मिलेगा, पहले वो अलग हो गए, वो इलेक्शन वैलिड नहीं होगा। राणा साहब ये बहस ही ना हो, अगर सेनेट के इलेक्शन हो जाए और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर के मखसूस नशस्तें दे दी जाएं पीटीआई को, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अगर इलेक्शन कमीशन अमल दरामद कर दे और सेनेट के इंतखाबात हो जाएं, तो शायद ये बहस ही ना जन्म ले रही हो। ये क्यों नहीं हो पा रहे सर? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, जितना ये मुद्दा इन्होंने उठाया हुआ है, ये ना ये डिबेट में इस वक्त सियासी डिबेट का ये हिस्सा है, ना इसके ऊपर कोई बहस हो रही है, और ना ये कोई इसका कोई वजन है। देखें, वक्त की घड़ी जो है वो पीछे नहीं जा सकती। ये जिसको कह रहे हैं जाली, उस चीज़ का ये हिस्सा बने। ये प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन इन्होंने लड़ा, सदर का इलेक्शन इन्होंने लड़ा, स्पीकर का इलेक्शन इन्होंने लड़ा, हर इलेक्शन का ये हिस्सा बने हुए हैं। इसी हुकूमत के साथ इन्होंने मुज़ाकरात किए, इसी हुकूमत की 26वीं आईनी तरमीम के साथ के पहले हिस्सा बने हुए थे, एंड में इन्होंने वोट नहीं डाला, उसी से तनख्वाहें ले रहे हैं, उन्हीं की लॉजेस में रह रहे हैं। तो
ये बातें ये जो हैं ये सियासी गुफ्तगू में तो है ही नहीं, लेकिन चले आज इन्होंने उठा ली है तो उठा लें, लेकिन इससे कोई इसका नतीजा नहीं है। ये मुल्क आगे बढ़ चुका है, 26वीं आईनी तरमीम भी हो चुकी है। अब अगर कोई इससे लोग गाफिल हैं या इसको नहीं तस्लीम करना चाहते, ये उनका अपना मौक़िफ़ है। मैंने आपको देखें बॉटम लाइन बताई थी, इस मुल्क में अब इलेक्शन होने हैं 2029 के अंदर। हमारे पास मौका है कि केपी में सेनेट के इलेक्शन कब होने हैं सर, ये बताएं। देखें वो जब अदालत जो है और इलेक्शन कमीशन कराएगा तब हो जाएंगे। और इलेक्शन कमीशन से आप मुतालबा करते हैं कि फौरन कराएं सर? देखिए ये तो अब वो आप इलेक्शन कमीशन से पूछें। नहीं, तो आप मुतालबा करते हैं कि नहीं इलेक्शन कमीशन से सर? देखें करा देने चाहिए, मुझे तो उसमें कोई बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, आपका भी मुतालबा है। मुल्क आगे बढ़ चुका है, ये अभी तक वहीं फंसे हुए हैं, ये वहीं तक 2029 में भी वहीं फंसे होंगे, फिर अगला इलेक्शन आ जाएगा, फिर शोर मच जाएगा। बेहतर है बैठ जाएं, जो हाउस की कमेटी प्राइम मिनिस्टर ने कहा है उधर बैठ के आप मामला तय कर लें, वहां मामला तय कर लें। बाकी ये जो टेक्निकलिटीज हैं ये अदालतों ने फैसले करने, जब अदालतें जो फैसला करेंगी तो देखी जाएगी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है सर। ग्रैंड अलायंस पे अब आ जाएं, क्या आप अगर इस तरह के बयानात आप देंगे और चीफ मिनिस्टर देगा एक सूबे के, और फिर ग्रैंड अलायंस के छोटे छोटे इनके पल्ले कुछ नहीं है, बस छोटे मोटे लोगों से बात करनी पड़ती है। देखिए असद भाई ऐसे नहीं है, आपको हमने एक कमेटी बनाई जो गवर्नमेंट के साथ भी बैठी, और हम आज भी अपने स्टांस पे खड़े हुए हैं कि फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है, लेकिन बहालत मजबूरी आपको बैठना पड़ा। उसके अंदर क्या चीज़ थी, 2 इशूज़ हमने रखे थे टेबल के ऊपर, एक था आपका 26 नवंबर के हवाले से, और दूसरा था आपका इलेक्शंस के छोड़ के हमने आगे चले। हमने कहा यार 2 बना दें, इसके अंदर आप कमीशन, जुडिशल कमीशन, सिंपल सी बात थी, सॉल्व होती, पर इनके पास नहीं हो सकी। सिमिलरली आप जब जाते हैं अपनी अपोजिशन अलायंस के बाद, ऑब्वियसली अपोजिशन ने भी आपके खिलाफ इलेक्शन लड़े होते हैं, आपने उनके अगेंस्ट इलेक्शन लड़े हैं और अल्टीमेटली एक जीता एक हारा, और उसके बाद आप आगे चलते हैं, तो आप उनको साथ लेके चलते हैं। अभी जैसे बाकी सारे ग्रैंड अलायंस, गंडापुर साहब का बयान गलत है, आपको नहीं कहना चाहिए। गंडापुर साहब ने जो बात की, उन्होंने एक चीज क्लियर की कि जी हमारी पार्टी बड़ी पार्टी है, उनको ये बयान नहीं देना चाहिए। दो चीजें, एक तो यह कि उन्होंने ये कहा कि जी पीटीआई बड़ी पार्टी है, तो इसमें कोई शक की बात नहीं, आज भी असेंबली की सबसे बड़ी इंडिपेंडेंट पार्टी पीटीआई है। नंबर 2 चीज़ अगर आप इसमें चले जाते हैं कि जो अलायंस है बाकी, अब बाकी जो अलायंस आ रहे हैं उसमें से हमारे साथ बहुत सी पार्टी ऐसी भी हैं जिनकी असेंबली के अंदर कोई शायद रिप्रेजेंटेशन नहीं है, लेकिन वो भी हमारे साथ हैं। तो इसमें तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई ऐसी बात कर दी। अलायंस बन रहा है वैसे? अलायंस तो बनेगा जी, मौलाना साहब आ गए हैं कल वापस, और ऑब्वियसली हमारी तरफ से पूरी कोशिश है। आपको ये अलायंस बनता हुआ नजर आ रहा है और अपोजिशन का, या रुकावटें हैं तो क्या हैं? नहीं, ये रुकावट है ना जो आपने बयान चलाया है, और इसको लाइट ना लें। अली अमीन खान गंडापुर MNA बने, सेनेटर बने, MPA बने, काउंसलर बने, वो हैं हल्के वाले, जैसे बुखारी साहब का हल्का है। अब मैं अगर तवक्को करूं कि अली अमीन खान गंडापुर हल्के की कंसिडरेशन ना रखें ज़हन में, उनका मुकाबला NA 44 NA 45 में है, वो किससे है? वो मौलाना फजलुर रहमान साहब से है। हमारे दोस्त कहते हैं कि जी वो हल्के की बात ना करें, तो अगर कोई हल्के की बात नहीं करेगा फिर वो ना मेंबर बनेगा, ना चीफ मिनिस्टर बनेगा, ना वो। सो उनकी मजबूरी है इस तरह की बातें करना? नहीं, मजबूरी नहीं है, मजबूरी बातें करना नहीं, मजबूरी हल्के पे नज़र रखनी है। कल को आप कहें कि जी आप ये हल्का छोड़ दें, अगर कोई ऐसी बात होती है, फ़र्ज़ किया। और जिन लोगों ने एक बड़ी, जब इलेक्शन होता है, इलेक्शन लड़ते हैं, बुखारी साहब इन्होंने लड़ा, इनको पता है कितना पिष्ट माहौल होता है, उसमें आपके फॉलोअर्स आपसे ज़्यादा वो एजिटेट कर रहे होते हैं। तो अलाइंस अगर आप ये कह रहे हैं कि जैसे अचकज़ई साहब आ गए PTI के साथ या कोई और आ गया, वैसे तो मौलाना मैं नहीं देखता JUI और PTI का अलाइंस उस तरह का। हाँ, ब्रॉडर लाइन पे हुकूमत की मुखालफत के हवाले से, जमहूरियत के लिए, आइन की सुप्रीमेसी के लिए, ये इतना वॉक इन वॉक साइड बाय साइड तो चलेंगे, लेकिन वो ये नहीं हो सकता कि जैसे अचकज़ई साहब बैठे हुए हैं वैसे JUI की। मेरे लिए मोजज़ा होगा, मैं नहीं देख रहा उस तरह से ऐलान आपको। मुझे नहीं। बहुत शुक्रिया शौकत पराचा साहब, अली बुखारी साहब और राना एहसान अफजल साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।